So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the seventh section of the Companies Act 2013, which is Memorandum of Association. The Memorandum of Association of Company is in fact its charter. It defines its constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under the Act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक चार्टर है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ठीक है, ये बताता है कि कंपनी की क्या क्या पावर हैं और किन स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर कंपनी ऑपरेट कर सकती है, या किस एक्ट के अंदर जो स्टैब्लिश हुई है उस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश होकर वो किन किन एक्टिविटीज़ में एंगेज रह सकती है. ये कंपनी की एक फाउंडेशन की है. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कंपनी का फाउंडेशन बेसिस है जो कि बताता है कि कंपनी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो किन कामों में इंडल्ज रह सकती है. नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. It contains the object for which the company is formed and therefore identifies a possible scope of its operation beyond which its action cannot go. यहाँ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी फॉर्म हुई है और उन ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस के आगे कंपनी अपने एक्शंस को फर्दर ऑन गो नहीं कर सकती है. इट एनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो दैट इट पावर्स आर what its powers are and what activities it can engage in. ये शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और जितने भी लोग जो कंपनी के साथ डील करते हैं उनको ये बताती है. यानी कौन बताता है? ये डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट उन लोगों को बताता है कि कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं और किन एक्टिविटीज़ के अंदर वो एंगेज कर सकती है. A memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act 2013. किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट रहता है पूरी पब्लिक के लिए. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. तो एक प्री लिमिटेड कंडीशन ये मानी जाती है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको इसकी नॉलेज होगी ही. द शेयर होल्डर्स मस्ट हैव द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड फॉर द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकन इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि वो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और उस कंपनी का क्या नेचर है और कौन सी रिस्क में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाल रहा है. अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इम्पेरेटिव मे बी नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर. जिस मेमोरेंडम में उनके डॉक्यूमेंट्स में जो कंडीशंस मेंशन है उन कंडीशंस के अलावा कंपनी काम नहीं कर सकती है. इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम के अंदर जो भी उनकी पावर्स और कैपेसिटीज लिखी गई हैं उसके बाहर जाकर वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है या किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है. इफ इट डज सो इट विल बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड वॉइड. और अगर वो ऐसा काम करती है तो वो कंपनी से अल्ट्रा वायर्स होगा और वो एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा. एज पर सेक्शन 4, memorandum of a company shall be drawn up in such form as is given in tables A, B, C, D and E in the schedule 1 of Companies Act 2013. सो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो टेबल्स में फॉर्म ऑन होता है जो कि होता है हमारी टेबल A, B, C, D एंड E. सो टेबल A इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. टेबल A में मेमोरेंडम दिया गया है उन कंपनीज का जिनकी कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर है. टेबल बी में उन कंपनीज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया गया है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है उनके पास. टेबल सी में उन कंपनीज का दिया गया है जो लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उनके पास शेयर कैपिटल है. टेबल डी इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर अनलिमिटेड कंपनी और टेबल ई इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर अनलिमिटेड कंपनी बट हैविंग अ शेयर कैपिटल. Now the memorandum and articles of a company must be as close to model forms as possible depending upon the circumstances. ठीक है, मोस्टली ये कहा जाता है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ही क्लोज मॉडल फॉर्म्स होते हैं. Now contents of memorandum. The memorandum of a company shall state. अब कंपनी के मेमोरेंडम में आखिर होता क्या है? जो ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, आखिर इसमें ऐसे होता क्या है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है वो अब हम पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज. सबसे पहले आता है नेम क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके लास्ट वर्ड के साथ पूरा नेम लिखा रहता है लिमिटेड अगर वो पब्लिक लिमिटेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड इन केस अगर वो प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी है। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ऑब्वियसली ये क्लॉज सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनके आगे क्लब या फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस तरीके से वर्ड्स का यूज किया जाता है। लेकिन वो प्रिविलेजेस कैसे एंजॉय करती हैं? वो प्रिविलेजेस सारी लिमिटेड कंपनी की तरह एंजॉय करती हैं। The names including phrase electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under section 8 of the act। अगर किसी कंपनी के आगे इलेक्टोरल ट्रस्ट लिखा है तो वो सेक्शन 8 के अंदर ही फॉर्म हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013। किसकी अकॉर्डेंस में? जो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है 2013, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करती है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंपनी सेक्शन 8 के अंडर फॉर्म होगी। Now, for the companies under Section 8 of the Act, the name shall include the word foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust, and the like, etc. और अगर कंपनी को हमें सेक्शन 8 के अंडर फॉर्म करना है तो उनके आगे नाम होंगे जैसे कि फाउंडेशन, फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। As per MCA notification dated 5th June 2015, a government company's name must end with the word limited. In case of one-person company, the words one-person company should be included below its name. और MCA ने जो नोटिफिकेशन निकाला था on 5th June 2015, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके आगे वर्ड लिमिटेड लिखा होना चाहिए, और अगर कोई कंपनी हमारी one-person कंपनी है तो उसके आगे one-person कंपनी लिखा होना चाहिए। The state in which the registered office of the company, नेम क्लॉज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जिसमें उस स्टेट का नाम लिखा होता है जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन द फर्दरेंस देयरऑफ। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। इफ एनी कंपनी हैज चेंज्ड इट एक्टिविटीज which are not reflected in its name, it shall be changed its name in line with its activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to change of name। और अगर कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट में से कोई भी चीज चेंज करनी है तो वो चेंज उसे विद इन 6 मंथ्स रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, और 6 मंथ्स के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सबसे पहले आगे हमारा नेम क्लॉज, देन वी हैव रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देन वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर आता है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। स्टेट इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, the liability of its member is limited to the amount unpaid if any on the shares held by them। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो ये डिस्क्राइब करेंगे कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू दी शेयर्स विच आर हेल्ड, और वो भी उनकी अनपेड वैल्यू तक। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अमाउंट जो कि वो लिखते हैं मेमोरेंडम में कि वाउंड अप के बेसिस पे वो देंगे। अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर एंड within 1 year after he ceases to be a member for payment of debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as have been contracted before he ceases to be member as the case may be, and to the cost, change and expenses of winding up and for adjustment of the rights and contribution among themselves। मान लेते हैं कि किसी एक इंसान ने शेयर्स खरीदे थे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के, और उसको पता था कि उसने जो अमाउंट प्रॉमिस करा है वो बहुत बड़ा है और कंपनी के वाउंड अप से पहले वो अमाउंट देना नहीं चाहता, तो वो कंपनी के शेयर्स को बेच देता है या फिर उन शेयर से अपने किसी तरीके से बेचकर अपनी वहां से ड्यूटी हटा लेता है। तो अब वो ये सोचता है कि उसको अब वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा जो कि उसने मेमोरेंडम में लिखा था। बट जब कंपनी वाउंड अप होगी उस टाइम पर जब तक वो मेंबर था और जब तक कंपनी की जो लायबिलिटीज थी वहां तक का पैसा उससे मंगाया जा सकता है अप टू द अमाउंट विच ही हैज रिटन इन द मेमोरेंडम, ठीक है। सो लायबिलिटी क्लॉज में आपको यही बताना है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, अप टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो टू द अमाउंट विच इज मेंशन्ड बाय द मेंबर्स इन द मेमोरेंडम। और अगर कोई मेंबर बनना छोड़ देता है तो जिस टाइम पीरियड तक उसने छोड़ा उस टाइम पीरियड तक कंपनी ने जितनी भी लायबिलिटीज दी उस टाइम पर उसका वो पैसा मंगाया जाएगा जब कंपनी वाउंड अप होगी। टू द कॉस्ट, चार्ज एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स टू कंट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स। और वही बात है कि अगर वाइंडिंग अप पे हमें सारा ये अनलिमिटेड पैसा मंगाना है लोगों से जो कि उन्होंने मेंशन करा है मेमोरेंडम से, तो वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके भी मंगा सकते हैं।
नाउ लायबिलिटी क्लॉज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल क्लॉज, दैट इज द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट देयर नेम्स एंड विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में बताते हैं कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है और कितने शेयर्स ने मेमोरेंडम पर जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनके पास कितने शेयर्स हैं। ठीक है, और एटलीस्ट उनके पास एक शेयर तो होना ही चाहिए। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज, और जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है उसके पास कैपिटल क्लॉज भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको कैपिटल क्लॉज रखने की जरूरत नहीं है मेमोरेंडम में, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास जब कैपिटल ही नहीं है तो वो कैपिटल क्लॉज कैसे रखेगी अपने मेमोरेंडम में। ठीक है, then we have association clause in which the details of the subscribers to be formed into a company the memorandum shall conclude with the association clause। जो memorandum है उसका last clause होता है हमारा association clause, जिसमें every subscriber to the memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares undertaken by him। association clause में हर एक जो member होता है कंपनी का उसका नाम लिखा होता है और उस नाम के आगे लिखा होता है कि उन्होंने कंपनी के कितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं या फिर हेल्ड कर रखे हैं। In the case of OPC, the number of person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company। और अगर वो आपकी कंपनी OPC है तो उसमें एसोसिएशन क्लॉज में आपका जो नॉमिनी होगा उसका नाम लिखा जाएगा और लिखा जाएगा कि उन्होंने कितने शेयर्स परचेज करे हैं आपकी ओपीसी कंपनी के। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7%। जो मेमोरेंडम है वो प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, उसका सारा कंटेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए और वो नंबर्ड होना चाहिए कॉन्सिक्वेंटली, और एटलीस्ट 7% उसको साइन करेंगे उसके सब्सक्राइबर्स, अगर वो पब्लिक कंपनी है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग उसको साइन करेंगे, और अगर ओपीसी है तो 1 पर्सन उसको साइन करेगा, एटलीस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस। ठीक है, जो कि सारे सिग्नेचर्स को अटेस्ट करेगा, वो विटनेस होगा। द पर्टिकुलर्स तो टोटल पब्लिक कंपनी में फिर 8 हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनी में टोटल 3 हो जाएंगे और ओपीसी में 2 हो जाएंगे इंक्लूडिंग द विटनेस। The particulars about the signatories to the memorandum as well as the witness as to their address, description, occupation, etc. must also be entered। और जो लोग उस मेमोरेंडम पर साइन कर रहे हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स भी लिखे जाएंगे मेमोरेंडम में, जैसे कि उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। ठीक है, कंपनी की एक अलग लीगल पर्सनैलिटी है तो वो अपने एजेंट के थ्रू भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करवा सकती है, यानी कि जो उसके एजेंट है जिन्होंने कंपनी को बनाया है वो भी कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम एज ही इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो माइनर है वो मेमोरेंडम पर सिग्नेटरी नहीं बन सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही कंपीटेंट नहीं है। द गार्जियन ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू बी एज सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। और अगर किसी गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पर एंटर करा है, कंपनी के साइन पर, मेमोरेंडम पर साइन करा है, तो हम यही मानेंगे कि उस गार्जियन ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से साइन करा है, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर, क्योंकि माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। The above clauses of the memorandum are called compulsory clauses or conditions। ये हमने जितने भी clauses पढ़े हैं memorandum के, इन सारे clauses को हम compulsory clauses या फिर conditions बोलते हैं। In addition to these, a memorandum may contain other provisions, for example, right attached to various classes of shares। इन clauses के अलावा और भी clauses कंपनी के memorandum में हो सकते हैं as per the situation and as per the requirement, जैसे कि rights attached to various classes of shares, जो कि company to company differ करते हैं। The memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provision of the Companies Act। कंपनी के मेमोरेंडम में कोई भी ऐसा काम या ऐसी चीज नहीं लिखी होनी चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रही है। If it does, the same shall be devoid of any legal effect। और अगर मेमोरेंडम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है तो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। Similarly, all other documents of the company must comply with the provisions of the memorandum। ठीक है, तो जिस तरीके से मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के अंदर बनना चाहिए उसी तरीके से कंपनीज एक्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो मेमोरेंडम के अंडर बनने चाहिए। द रूल इज मेमोरेंडम हैज टू फॉलो द कंपनीज एक्ट एंड कंपनी अदर डॉक्यूमेंट्स हैज टू फॉलो द मेमोरेंडम ऑफ इट्स कंपनी। ठीक है, तो मेमोरेंडम हमने पढ़ लिया कि दैट इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसमें हमारा नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज होता है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।